Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss about the opioid analgesics. opioid analgesics जिनको हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स भी बोलते हैं, ओल्ड टर्म है, पहले नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स भी इनको बोला जाता था. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑपियोइड क्या होता है. ऑपियोइड्स ऐसे सबस्टांस जो कि इंडोजिनस या फिर कोई हमारे सिंथेटिक मैनमेड हो, जो कि मॉर्फिन लाइक इफेक्ट देते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपियोइड बोलते हैं. और जो कि नैलोक्सोन जो एंटागोनिस्ट होता है मॉर्फिन का, उससे ब्लॉक हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपियोइड बोलते हैं. ठीक है, ओपिएट क्या होता है, तो ऐसे कंपाउंड जो कि ओपियम मतलब अफीम जो हम जानते हैं उससे निकाला जाता हो, ऐसे कंपाउंड जैसे मॉर्फिन और कोडीन हो गए, उनको हम ओपिएट बोलते हैं. ठीक है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स जो होते हैं, नार्कोटिक मतलब होता है कि इंड्यूस स्लीप, जो ऐसे ड्रग जो स्लीप इंड्यूस करते हैं उनको हम नार्कोटिक बोलते हैं. ठीक है, opioid analgesics refer to any substance or endogenous peptide or drugs which produce morphine like analgesia. मतलब opioid analgesics ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारा इंडोजिनस पेप्टाइड, मतलब ये हमारे बॉडी में ही कोई ऐसा पेप्टाइड होता हो या फिर कोई बाहर से कोई ड्रग लेते हो जो कि मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिया देता हो, मॉर्फिन लाइक पेन रिलीफ करता हो, उसको हम बोलते हैं opioid एनाल्जेसिक्स बोलते हैं. तो आज हम इसी के बारे में इसका क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे और फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए इनका क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल है कि इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ऑपियोइड एगोनिस्ट होते हैं इसमें, जो कि नेचुरल ओपियम अल्कोहल, जो कि ओपियम से जिनको ऑब्टेन किया जाता है, जिसमें मॉर्फिन, कोडीन, थैबीन, पापावेरिन, नॉस्कोपिन. और सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स होते हैं जिसमें हेरोइन हो गए, फॉल्कोडीन हो गए एंड इथाइल मॉर्फिन हो गए. ठीक है, सेमी सिंथेटिक मतलब कि जो प्लांट से निकला उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, सिंथेटिक मतलब वो पूरा प्योरली लैब में जिसको मैन्युफैक्चर किया गया. पैथेडीन हो गया, मेथाडोन हो गया, ट्रेमाडोल, रेनिफेंटेनिल एंड फेंटेनिल, ये इसका ऑपियोइड एगोनिस्ट हो गया. ऑपियोइड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट. ऑपियोइड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये एक जगह पे ये ऑपियोइड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ऑपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, तो कुछ रिसेप्टर पे ये एगोनिस्ट का काम करता है और कुछ रिसेप्टर पे ये एंटागोनिस्ट का काम करता है, उसको हम बोलते हैं ऑपियोइड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट. जैसे पेंटाजोसिन एंड बिटरफेनॉल हो गया. एंड पार्शियल म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड कप्पा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि म्यू रिसेप्टर पे एगोनिस्ट का काम करता है और कप्पा रिसेप्टर जो होता है उस पर एंटागोनिस्ट का काम होता है. ये म्यू और कप्पा क्या है, ये ऑपियोइड रिसेप्टर्स हैं, ये हम पढ़ेंगे. म्यू डेल्टा एंड कप्पा रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें ब्यूप्रेनॉर्फिन आता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपियोइड क्लासिफिकेशन ऑफ दी ऑपियोइड्स. अब देखिए इसके 3 रिसेप्टर्स होते हैं, ऑपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं जिसपे ये एगोनिस्ट जाके बाइंड करता है हमारे बॉडी में. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें ऑपियोइड रिसेप्टर्स मेनली म्यू, कप्पा एंड डेल्टा होते हैं. इनका लोकेशन एंड उनका फंक्शन दिया गया कि अगर वो एक्टिवेट होंगे तो क्या होंगे. म्यू जो होता है, ये तीनों देखिए एनाल्जेसिया तो करते हैं, पेन रिलीफ तो करते ही करते हैं. इनका लोकेशन मेनली स्पाइनल एंड सुप्रा स्पाइनल लेवल. देखिए ऑपियोइड जो होते हैं ये मेनली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके ये पेन रिलीफ करते हैं. ठीक है, तो ये सुप्रा स्पाइनल लेवल मतलब कि जो स्पाइनल को छोड़ के जो होता हो, जैसे हमारे ब्रेन में सीएनएस में होता हो जैसे. और इसमें देखिए आप रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, ये डिपेंडेंस भी करता है, सिडेशन, यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, इसको हम बोलते हैं यूफोरिया. और मायोसिस भी करता है, मोटिलिटी भी कम करता है. वैसे ही कप्पा रिसेप्टर का भी होता है और इसमें साइकोमिमेटिक इफेक्ट भी होता है. और डेल्टा रिसेप्टर, मेन जो रिसेप्टर रहता है उसमें कौन सा रहता है, म्यू रिसेप्टर रहता है, जिसके थ्रू मेनली मॉर्फिन और इसके ऑर्गेनिस्ट जाकर बाइंड करते हैं और पेन को रिलीफ करते हैं. ठीक है, अब देखिए अब हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पेन होता है हमें, ये आखिर हमें पेन का परसेप्शन कैसे होता है, हम कैसे पेन को फील करते हैं. ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब कोई नॉक्सियस स्टिमुलस होता है, जैसे मान लीजिए कोई पिंच कर दिया आपको या फिर कोई नॉक्सियस स्टिमुलस जिससे आपका इंजरी हो गया कुछ, तो वहाँ पर क्या होता है, नोसिसेप्टर्स होते हैं जो कि पेन को रिसीव करते हैं. ऐसे रिसेप्टर जो पेन को रिसीव किए और ये मैसेज लेके ये न्यूरॉन्स जो रहते हैं इनको हम बोलते हैं ए डेल्टा और सी फाइबर, जो पेन को, जो नॉक्सियस स्टिमुलस जो पेन होता है उसको कैरी करते हैं और वो क्या ले जाते हैं, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट है. ठीक है, वहाँ पर डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है, हम जानते हैं वहाँ पर जो वर्टिब्री होता है उसमें डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट, तो ये वेंट्रल हॉर्न हो गया. तो यहाँ पर ये जो फाइबर्स लेकर आए, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बोलते हैं, ये यहाँ पर आके सिनेप्स करते हैं और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को यहाँ पर ये मैसेज दे देते हैं कि हाँ पेन, कुछ नॉक्सियस स्टिमुलस आया है. अब ये क्या करता है, यहाँ से स्टिमुलस जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन रहता है ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होते हुए ये कहाँ पर लेके चला जाता है, थैलमस में लेके चला जाता है.
थैलेमस क्या करता है, यहाँ पर इस रिले सेंटर होता है, उसको समझता है, फिर उसके बाद क्या करता है, जो पेन का जो मेनली सेंटर है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, जैसे सेंसरी कॉर्टेक्स हो गया, वहाँ पर ये दे दिया, जिसकी वजह से हमें परसेप्शन ऑफ पेन यानी पेन का फीलिंग होता है। तो ये क्या होगा हमारा, ये पेन का एक पाथवे हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो अपना मॉर्फिन होता है, जो ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं, वो कहाँ एक्ट करते हैं, वो इस पार्ट पे एक्ट करते हैं। यहाँ देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो डॉर्सल हॉर्न वेंट्रल हॉर्न में जो आके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से सिनेप्स करता है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। ये स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे हो गया। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन लेवल पे क्या होता है, यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स को वो इनएक्टिवेट, ग्लूटामेट को इनएक्टिवेट करके वो क्या करता है, पेन ट्रांसमिशन होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो उसको हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है, ये जो पेन का प्रोसेस है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा जो होता है, वहाँ पर जहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो रहते हैं वहाँ का मैसेज देते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को, और जो कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से होते हुए यहाँ पर ले जाता है थैलेमस पे और फिर कॉर्टेक्स में जाता है, जिससे हमें पेन का फीलिंग होता है। तो जो ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स जो स्पाइनल लेवल पे होते हैं वो यहाँ पे एक्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं, यहाँ पर मैसेज को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली नॉर्मल प्रोसेस पे क्या होता है, इसको अगर हम यहाँ पर न्यूरॉन लेवल पे देखा जाए, तो ये देखिए ये जो न्यूरॉन इधर से फर्स्ट लेवल पे जो आया है, जो ए डेल्टा और सी न्यूरॉन्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, और ये जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो स्पाइनोथैलेमस तक ले जाएंगे वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ दिखाए गए हैं। तो देखिए जब ये एक्शन पोटेंशियल ये जब लेकर आते हैं पेन का, तो यहाँ पर मेनली जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होता है वो ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी होता है। ये जब रिलीज होते हैं यहाँ पे, तो हम जानते हैं ग्लूटामेट जो होता है वो NMDA रिसेप्टर से बाइंड करता है और AMPA रिसेप्टर से भी बाइंड करता है, जिससे वजह से क्या होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स और सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, जिससे बहुत ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल होता है रिलीज। अब ये सब्सटेंस पी जो होता है वो NK1 रिसेप्टर पे बाइंड करता है, और जिससे PKC लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर जो NMDA रिसेप्टर हम जानते हैं कि मैग्नीशियम से क्या होता है, ब्लॉक रहता है, तो ये मैग्नीशियम से यहाँ हटा देता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा कैल्शियम इन्फ्लक्स होने लगता है, और फिर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही हेवी एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ता है, और यहाँ पर जो पेन है, ये पेन हमें बहुत ज़्यादा फीलिंग होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस पे हुआ कि यहाँ पर ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी के क्या किया गया, यहाँ पर रिलीज हुआ, एक्शन पोटेंशियल आया, तो और ये क्या किया, पेन के फीलिंग को और ज़्यादा, मैग्नीट्यूड को और ज़्यादा बढ़ा के हमारे ब्रेन तक लेकर चला गया। तो ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहीं पर इस एक्शन पोटेंशियल को आगे जाने से रोकते हैं। अब देखिए क्या होगा, ऑपियोइड रिसेप्टर्स हमने पढ़ा, म्यू, डेल्टा एंड कप्पा रिसेप्टर्स होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये म्यू रिसेप्टर्स है यहाँ पर, जब और हमारे जो इंडोजीनस पेप्टाइड यानी हमारे बॉडी में ऐसे कुछ पेप्टाइड्स हैं जो कि ऑपियोइड की तरह काम करते हैं, मतलब मॉर्फिन लाइक पेन को रिलीफ करते हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। इनके फेलिन, डायनॉर्फिन और एंडोर्फिन होते हैं, या के म्यू रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। तो देखिए जब इनको जब हम कोई ड्रग लेते हैं या फिर ये बाइंड करते हैं यहाँ पर, तो ये कैसे एक्ट करते हैं, ये कैल्शियम के इन्फ्लक्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम जब नहीं आएगा तो ये जो जितने भी सब्सटेंस पी हो गए, ग्लूटामेट, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनका रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ये ऐसे काम करते हैं, प्री सिनेप्टिक पे मेनली ये होते हैं, और म्यू रिसेप्टर जो होता है वो पोस्ट सिनेप्टिक पे भी होता है। ये क्या करता है यहाँ पर कि ये जब एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर क्या होता है, K+ जो पोटेशियम जो आयंस होते हैं, चैनल्स होते हैं, इनका इफ्लक्स बढ़ाता है, मतलब आउटफ्लक्स बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन होता है और ये मैसेज आगे नहीं जा पाता है, ब्रेन तक नहीं जा पाता है, यानी इस लेवल पे ही इस पेन को रोक दिया गया, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से हमें पेन का फीलिंग नहीं होता है। अब इसमें कुछ ड्रग, जैसे अब देखो और कुछ ड्रग होते हैं जो NMDA रिसेप्टर होता है, मेथाडोन होता है, इसको ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये आपका मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया ऑपियोइड एगोनिस्ट का। अब इसको हम आगे और देखते हैं। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो आपको KD त्रिपाठी में जो बुक दिया हुआ है कि मॉर्फिन एंड अदर ऑपियोइड प्रोड्यूस देयर एक्शन बाय द इंटरेक्टिंग विद द वेरियस ऑपियोइड रिसेप्टर्स से बाइंड करके करते हैं, ठीक है। स्पाइनल और सुप्रास्पाइनल, मेडुला, मिड ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम में, कॉर्टिकल सिस्टम में और पेरिफेरल नर्व्स में होते हैं। देखो आप देखिए सिमिलर इसमें ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म दिखाया गया है कि कैसे एक्ट करते हैं। ये देखिए ऑपियोइड एगोनिस्ट जो होता है, वहाँ जब ये आके बाइंड किया, यहाँ पर ऑपियोइड रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, यहाँ पर आके बाइंड करता है, तो ये GI अल्फा को एक्टिवेट, हम लोग जानते हैं कि इनहिबिटरी होता है GI, इसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर एक तो एडेनालाइल साइक्लेज पाथवे को भी यहाँ इनहिबिट किया जा रहा है, और दूसरा यहाँ पर K+ चैनल को भी एक्टिवेट किया जाता है। तो आप देखो यहाँ पर ये म्यू डेल्टा रिसेप्टर होता है, ये मेनली क्या करते हैं, ये
CMP के फॉर्मेशन को रोकते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, कैल्शियम का एंट्री नहीं होता है, जिसकी वजह से ये रिलीज नहीं होता है। और म्यू डेल्टा और क्या करता है, हाइपर पोलराइजेशन, K+ को बाहर निकाल देगा तो अंदर हाइपर पोलराइजेशन होगा, एक्शन पोटेंशियल आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये मेनली इस रिसेप्टर के थ्रू यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर देखिए कैल्शियम की एंट्री को भी यहाँ पर रोक दिया गया G-alpha के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आगे नहीं जाएगी। देखिए ये वही वाला न्यूरॉन्स के बारे में बताया गया जो मैंने आपको सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में अभी आपको मैंने फिगर से बताया। तो सिमिलर वही दिया हुआ है, यहाँ पर अपवार्ड रिसेप्टर एक्टिवेशन हुआ, इंट्रासेलुलर CMP फॉर्मेशन और K+ चैनल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा और कैल्शियम चैनल को रोकेगा। न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा, इंट्रासेलुलर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिलीज नहीं होगा सेरेब्रल स्पाइनल हर लेवल पे। एक्सटाइटेटिव न्यूरॉन, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल आगे नहीं जाएगा। पेन अगर हमारे ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा तो हमें पेन का परसेप्शन यानी फीलिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से रिलीव्स पेन। ठीक है, अब हमने ये भी देखा कि अपवार्ड रिसेप्टर जो तो पोस्ट जंक्शन पे भी होते हैं, जो कि K+ चैनल को ओपन करते हैं और हाइपरपोलराइजेशन करते हैं। अब देखिए इसमें जो मेन ड्रग जो है वो मॉर्फिन है, ये प्रिंसिपल अल्कोहॉइड ऑफ ओपियम होता है, जिसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। ये कुछ डिप्रेसेंट इफेक्ट भी देता है और स्टिमुलेंट इफेक्ट भी देता है। डिप्रेसेंट इफेक्ट क्या देता है, ये एनाल्जेसिक इफेक्ट्स, जैसे ये मेन तो देखिए ये टोटल पेन को रिलीव करता है। कैसे, तो ये क्या करता है, पेन को तो कम करता ही है, दूसरा क्या होता है, यूफोरिया। यूफोरिया मतलब क्या होता है, ग्रेट प्लेजर। आदमी सोचता है मुझे कुछ नहीं, जैसे किसी को कोई बीमारी हुआ, कोई चोट लगता है तो आदमी बहुत ज़्यादा एंग्जाइस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये क्या करता है, ये यूफोरिया भी करता है, मतलब कि एंग्जाइटी, फियर और अप्रीहेंशन के मतलब अरे मुझे बहुत कुछ हुआ है, तो उस चीज़ को भी ये ख़त्म करता है। इसकी वजह से ये टोटल पेन को रिलीफ करता है, मॉर्फिन जो रहता है। तो वही मैंने बताया, म्यू रिसेप्टर और स्पाइनल और सुप्रा स्पाइनल लेवल पर एक्ट करता है। और देखिए सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा और डोर्सल हॉर्न होता है, मैंने अभी आपको वीडियो से दिखाया, उस पर एक्ट करके ये कम करता है। सिडेशन भी करता है, जिसकी वजह से पेशेंट आसानी से सो सकता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, इसका जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये कफ सेपरेशन, कफ सेंटर जो होता है वहाँ पर ये एक्ट करता है, जिसमें कोडीन होता है, हम जानते हैं कफ सेपरेशन, एंटीट्यूसिव एजेंट भी इसको यूज़ करते हैं। हाइपरथर्मिया, मेडुला में जो आपका टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है वहाँ पर भी ये एक्ट करता है। स्टिमुलेट इफेक्ट में मायोसिस करता है, कैसे, तो ये थर्ड क्रेनियल नर्व को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बाई गाबा न्यूरॉन को इनहिबिट करके। नोज़िया एंड वोमिटिंग भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ दी ये कहता है CTZ पे डायरेक्ट जाके स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ये होता है। ब्रेडिकार्डिया भी कर सकता है, और क्या ये डिपेंडेंस भी हो सकता है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो सकता है इसमें ज़्यादा यूज़ करने पे। और ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है। वैसोडाइलेशन कैसे करता है, हिस्टामिन का रिलीज करता है, फिर से वैसोमोटर सेंटर को एक्टिवेट कर डिप्रेस करता है, और क्या करता है, टोन्स ऑफ द ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डिक्रीज कर, जिसकी वजह से आसानी से वैसोडाइलेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। GIT में क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। यूरिनरी ब्लैडर में ये क्या करता है, यूरिनरी रिटेंशन यानी मिक्सचुरेशन को रोकता है ये। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज में नहीं करता, जिसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ऑरली क्या होता है, ये बहुत ही पुअर बायोबिलिटी होता है ओरल, इसीलिए इसको IV, IM या SC रूट से देते हैं। एडवर्स इफेक्ट मैंने बताया आपको, हाइपोटेंशन, ड्रॉजीनेस, इचिंग, मिक्सचुरेशन, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। विड्रॉल सिम्टम भी होता है इसमें, कि इसको छोड़ देने पे क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि आदमी सोचता है कि मुझे ये चाहिए, ग्रेट नीड में इसको सोचता है। लैक्रिमेशन, स्वीटिंग, याउनिंग, माइड्रेसिस, ये सारे के सारे, तो इसके लिए ओपॉइड एंटागोनिस्ट जैसे नैलेक्सोन जो होता है और नैलोरफिन जो होता है ये दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें और जो मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो आपका वही आ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन। अब ये 1 और 2 मार्क्स के लिए, बाकी जो है उनके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कोडीन के बारे में, ये तो एंटीट्यूसिव एजेंट होता है जो कि हम जानते हैं, इसको हम लेते भी है कफ सेपरेसेंट में। सेमी सिंथेटिक में देखो फॉलकोडीन, इथाइल मॉर्फिन होते हैं, ये भी एंटीट्यूसिव यूज होते हैं। हेरोइन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि कम डोज में ज़्यादा इफेक्ट देता है मॉर्फिन से, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा एडिक्टिंग होता है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया बहुत सारे कंट्री में। और देखिए सिंथेटिक पॉइंट्स में पैथिडीन हो गया, मैप्रिडीन जो कि म्यू रिसेप्टर से एक्ट करता है, और नैलेक्सोन से वो हो जाता है, ये टैकीकार्डिया करता है ड्यू टू एंटी मस्करेनिक एक्शन। ओरली बहुत अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है ये, और लेस सिस्टम मतलब लेस साइड इफेक्ट इसका है, इसीलिए इसको भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद फेंटेनाइल जो हो गया, ये भी एनेस्थेसिया में मेनली यूज़ किया जाता है पेन रिलीफ करने के लिए, क्रॉनिक पेन में। और मेथाडोन हो गया,
ये भी, इसको भी एनाल्जेसिक रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट भी इसको यूज़ किया जाता है। ऑपॉइड डिपेंडेंस में भी इसको दिया जाता है, जब ज़्यादा ऑपॉइड डिपेंडेंस हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा डोज में इसको भी। ट्रेमाडोल जो होता है ये भी पेन को करता है। देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है ये एटिपिकल ऑपॉइड माना जाता है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होता है कि ये क्या करता है कि रिएप्टेक ऑफ नॉर एड्रेनालिन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन यानी सेरोटोनिन जो होता है इनका रिएप्टेक को कम करता है, जिसकी वजह से इनका एक्शन जो होता है इनहिबिट करता है, जिसके कहता है 5-HT रिलीज को बढ़ाता है, ठीक है, जिसकी वजह से मोनोअर्जिक स्पाइनल इनहिबिशन ऑफ द पेन, ये इनहिबिशन मोनो एमिनर्जिक, ये मोनोअमीन्स है तो इसके इनहिबिशन को ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें पेन का फीलिंग कम होता है, ठीक है। और पार्शियली रिवर्स होता है नैलोक्सोन के थ्रू, क्योंकि ये एटिपिकल, ठीक है, मॉडरेट, माइल्ड और मॉडरेट पेन में इसको यूज़ किया जाता है। इसको जैसे कैंसर पेन में भी कभी कभी इसको यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया एनाल्जेसिक प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में हमने पढ़ा था, एज एनाल्जेसिक पेन को रिलीव करने के लिए। सर्जिकल एनेस्थेसिया में भी यूज़ किया जाता है, एंग्जाइटी और एप्रीहेंशन को भी कम करने के लिए। कफ में भी हम जानते हैं यूज़ किया, डायरिया, इसका डायरिया के लिए भी यूज़ किया जाए, एंटी डायरियल जो होता है ड्रग इनको, क्योंकि ये क्या करता है, ये जीआईटी पे एक्ट करके ये मोटिलिटी को कम करता है, तो एंटी डायरियल भी यूज कर सकते हैं इसको। और वेंट्रिकुलर फेलियर जैसे कार्डियक अस्थमा जो होता है, कार्डियक लोड हो जाने की वजह से कभी कभी अस्थमा फीलिंग होने लगता है, मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लगता है, तो उस केस में भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये ब्लड के लोड को कम करता है हार्ट में, ठीक है। अब देखिए एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, हमने नालोरफिन, पेंटाजोसिन एंड बिटॉरफेनॉल देखा था, मतलब कि कुछ रिसेप्टर पे एगोनिस्ट और कुछ पे एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करता है। जैसे वीक म्यू एंटागोनिस्टिक एंड कप्पा एगोनिस्टिक एक्शन होता है इसमें, तो इसका यूज़ किया जाता है हम लोग सीवियर पेन जैसे बर्न्स, ट्रॉमा पे भी। और पार्शियल म्यू एगोनिस्ट एंड जैसे बिप्रेनॉर्फिन होता है, हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, 25 टाइम्स मोर देन द मॉर्फिन, लेकिन इंटेंसिक एक्टिविटी जो होता है वो कम होता है इसका। कैंसर के पेन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब देखो एंटागोनिस्ट के बारे में भी सिलेबस में पढ़ना है, तो एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो कि इसके एक्शन को क्या करते हैं, प्योरली रिवर्स कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपॉइड एंटागोनिस्ट। जैसे मेनली जो यूज होता है नैलोक्सोन, ये एंटागोनिस्ट का मेनली यूज कब किया जाता है, जब कभी ऑपॉइड एनाल्जेसिक्स, ऑपॉइड पॉइजनिंग हो जाता है, उस केस में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादा ऑपॉइड एनाल्जेसिस कभी पॉइजनिंग हो गया तो इसको देकर उसके ऑपॉइड्स के एक्शन को कम किया जाता है, ठीक है। म्यू रिसेप्टर को मेनली ब्लॉक, क्योंकि म्यू रिसेप्टर से मेनली ये एक्ट करता है। इसमें नैल्ट्रेक्सोन जो होता है इसका भी यूज़, तो ये दो एंटागोनिस्ट हो गए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। अब देखिए इंडोजिनस ऑपॉइड पेप्टाइड, मतलब हमारे बॉडी के अंदर पहले से नेचुरली ये पेप्टाइड पाए जाते हैं जो कि मॉर्फिन की तरह एक्ट करते हैं, जाके म्यू रिसेप्टर से ये बाइंड करते हैं, म्यू डेल्टा एंड कप्पा रिसेप्टर से। जिसमें इंडोर्फिन हो गया, बीटा इंडोर्फिन जिसको बोलते हैं, ये म्यू एगोनिस्ट होता है और डेल्टा एक्शन भी है। इनकेफेलिन हो गया जिसको मेथोनिन इनकेफेलिन या फिर ल्यूसीन इनकेफेलिन बोलते हैं, इसका जो मेनली होता है ये एफिनिटी म्यू एंड डेल्टा से होता है, ल्यू जो होता है उसका डेल्टा से होता है। डायनोर्फिन हो गया, इसका म्यू और डेल्टा रिसेप्टर से होते हैं। ये मेनली कैसे एक्ट करते हैं, जाके बाइंड करके और वहाँ पर ये सारे के सारे जो एक्शन होता है वो फॉलो करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपॉइड एनाल्जेसिक्स। ऑपॉइड एनाल्जेसिक्स आपको क्लियर समझना चाहिए कि एनाल्जेसिक्स जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके क्या करते हैं, स्पाइनल और सुप्रा स्पाइनल लेवल पे पेन पाथवे को ये ब्लॉक करते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये सीवियर पेन में यूज़ करते हैं, ये जनरल पेन में हम यूज़ नहीं करते। जनरल पेन में जो एनसेड्स जो होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, उनका यूज़ करते हैं हम लोग। किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो तो इसका यूज़ नहीं करते, बल्कि इस सर्जिकल प्रोसेस में या सीवियर पेन में हम इसका यूज़ करते हैं। और उस अगर कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एनसेड्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारा हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ने को वो मिलेगा। तो ये ऑपॉइड एनाल्जेसिक जो कि सेंट्रली एक्टिंग ड्रग होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। थैंक यू।